Ji, Assalamualaikum. This is Dr. Aleem Jacket. I am the CEO of IPRC and I'm a consultant physiotherapist और मैं पिछले तकरीबन 12 to 13 years से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ और लास्ट 8 years से हम IPRC चला रहे हैं और ड्यूरिंग दीज पास्ट ईयर्स बहुत सी स्पोर्ट्स इंजरीज देखी और बहुत से स्पोर्ट्समैन को ट्रीट किया, लेकिन जो सबसे हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो हमारा सफ्दर से था। हमाद भाई जो हैं बेसिकली रग्बी प्लेयर हैं और पिछले तकरीबन 20 ईयर्स से रग्बी खेलते आ रहे हैं और लास्ट 4 ईयर्स से पाकिस्तान रग्बी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। तो हमाद भाई से आपका तारुफ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड एंड गुड, आप कैसे हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर। थैंक यू। हमाद भाई, अच्छा हमाद भाई, सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक आप क्विक सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें तो और एज अ रग्बी प्लेयर और जो आजकल आपकी रूटीन है उसके बारे में कहने हैं। So I'm a multi-sport athlete, sir. I've been predominantly sports के अंदर I've been playing rugby for played about rugby for about 22 years, mashallah. And I also do Brazilian Jiu-Jitsu, and I'm interested in mixed martial arts, learning mixed martial arts as well. So I've been an athlete for about more than 2 decades. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो रग्बी आजकल खेल रहे हैं या फिर अभी आजकल? Sir, rugby, I stopped my rugby playing days were sort of over in the last year. So पिछले साल basically I stopped due to a variety of reasons. राइट, तो आजकल अभी क्या रूटीन है, क्या वर्कआउट्स चल रहे हैं और क्या स्पोर्ट्स आजकल? So currently I'm training jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, and उसके अलावा rehabilitation, physiotherapy वगैरह अपनी just maintenance, in addition mixed martial arts वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, I'm trying to learn those as an art form or just for the fun of it. So that's what's happening currently in the sports arena. उसके अलावा I'm also a working man and a family man, so that's also for my full-time commitment, of course. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो आपका 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है रग्बी के अंदर, आप इसको डिस्क्राइब करें, कैसा रहा आपका रग्बी का एक्सपीरियंस, क्या चैलेंजेस पेश आए, कहाँ से स्टार्ट लिया था? मतलब 22 इयर्स पहले तो आप बहुत ही जवान होते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी जवान है माशाल्लाह। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट लिया? रग्बी टीम हमारी जो पाकिस्तान की रग्बी टीम थी वो कहाँ पे फॉल कर रही थी और आज हम लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? उसको इम्प्रूव किया या फिर उसको हम ऐसे इस तरह नीचे लेकर आए हैं? So it's been a brilliant journey. I've been lucky. Allah's been very kind. इंसान समझता है at some point कि ये this was all my doing and ये सब मैंने किया है और मैं compete करता रहा हूँ और I did this, I did that, but it's usually it's a journey sort of planned for you anyway. So you just go through one thing and the other. So I originally cricketer थे sir, cricket खेलते थे, बैटिंग अच्छी करते थे, but at some point after matriculations के एग्ज़ाम वगैरह दे के फ्री हुए थे, so friend of mine उसके भाई खेलते थे रग्बी इस्लामाबाद में for the Islamabad Jinns, which is my club and a rugby club, and it's very close to my heart, and it's in F10 Islamabad. So if anybody wants to join or initiate that journey, I would advise them कि Islamabad Jinns join करें. That's one of the best clubs, is the best club in Pakistan, hands down. So that's my club. So हम लोग उस मैट्रिक के बाद वहाँ पे गए। उस टाइम पे एक प्लेन सा ग्राउंड था, कुछ लोग वहाँ पे ट्रेन कर रहे थे, रग्बी का कुछ ख़ास पता नहीं था, टीवी पे अमेरिकन फुटबॉल देखी हुई थी, सो ये सोचते थे कि हेलमेट्स पहनेंगे और टकरे मारेंगे, एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट, बट इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। पहला दिन वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लव्ड इट फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड उसके बाद दैट वाज दैट, फिर नेवर लुक बैक। आई थिंक फ्रॉम देयर ट्रेनिंग्स हमारी उस टाइम पे सैटरडेज एंड संडेज होती थी, सो वी वुड लोग ईगरली लुक फॉरवर्ड टू सैटरडेज। पूरा हफ्ता हम बस वो गुजार के वेट कर रहे होते थे किस तरह सैटरडे आए और ग्राउंड जाएँ। So that's where it started off from in 2001, and then initially I played my first match for Pakistan in 2003.
I was 17 at the time. So we went to Sri Lanka. उनकी आर्मी के साथ हम खेले, उनकी टीम्स के साथ खेले. That was my first international cap for Pakistan. So I played about 35 plus matches in 15s rugby for Pakistan. Very nice. Over a period of 22 years. उसके अंदर a lot of matches were so हमारा जो रग्बी में फॉर्मेट फॉलो होता है पाकिस्तान में इन 15s, that's कि आप एक साल के अंदर 2 से 3 मैचेस खेलते हो, and you travel, उससे पहले कैंप होता है, you travel different clubs से, different department से टीम सेलेक्ट की जाती है. It's a mixed pool of players and then camps conduct किए जाते हैं. तो इसका कोटा होता है, कोटा सिस्टम है कि मतलब डिफरेंट जगहों से जो ये लोग सर कोटा सिस्टम एग्जैक्टली नहीं होता. बेसिकली यूर कॉल्ड इन फॉर कैंप्स, क्योंकि नेशनल हमारी लोकल नेशनल लीग एक चल रही होती है जिसको सर्विस कप कहा जाता है, वो अंडर पाकिस्तान रग्बी यूनियन चल रही होती है. सो उसके अंदर आप मैचेस खेल रहे होते हो, 6 से 8 मैचेस इन दैट चैम्पियनशिप आप खेलते हो. सेलेक्टर्स कोचेस वगैरह वहाँ पे बैठे होते हैं, एंड बेसिकली वहाँ से आपको कैंप के लिए इनवाइट किया जाता है. सो जब भी कोई कैंपेन आ रही होती है उससे 8 वीक्स बिफोर दैट, और मे बी जो भी उनका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंगली, इट्स आइडियली 12 to 16 वीक्स बिफोर दैट. सो इट हैज़ बीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैंपेन्स, बट ये है कि 16 हफ्ते 12 हफ्ते पहले आपको बुलाया जाता है फॉर अ सिलेक्शन सेशन, एंड उसके अंदर देखा जाता है कि जी स्लोली प्लेयर शॉर्ट लिस्ट की जाते हैं. सो इनिशियली मे बी फर्स्ट पूल में 60 लोगों को बुलाया जाए. उसके अंदर इस्लामाबाद से लोग जाते हैं, हमारे क्लब से, इस्लामाबाद जिन से, LRFC से, लाहौर के डिफरेंट क्लब से. सो यूनियन के अंदर, पाकिस्तान रग्बी यूनियन के अंदर जितने क्लब्स आते हैं एंड जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर आर्मी भी है, पुलिस भी है, बाकी सर्विसेज भी हैं, सिविल सर्विसेज, उनकी जहाँ जहाँ पे भी रग्बी खिलाई जाती है वहाँ से प्लेयर्स आते हैं. स्लोली ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ जो भी कैंपेन का पीरियड है उसके अंदर वो दे शॉर्टन द लिस्ट डाउन. सो एट द एंड ऑफ द डे जो 15s रग्बी मैं खेलता हूँ उसके अंदर या खेलता था, उसके अंदर आपका 25 का पूल सेलेक्ट होता है, एंड those 25 people usually travel, plus the management and the coaching staff, they travel for that campaign. ओके राइट. देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है और क्रिकेट देखी भी जाती है. मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से वही मैक्सिमम क्रिकेट के ऊपर की जा रही होती है. क्रिकेट के लिए अच्छे कोचेस भी आ रहे हैं बाहर से. सो जो हमारी रग्बी है उसके लिए भी क्या अच्छे कोचेस आपको मिलते हैं, और उसी तरह कोई फंडिंग होते है गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, जो रग्बी फेडरेशन है, या फिर ये मोहम्मद स्ट्रीम लाइन जा रहा होता है? Sir, Aleem Sahab, I've met brilliant individuals in the teams over the years जिन्होंने experience के तहत या experience करते हुए चीज़ें, they learnt a lot. So we carried that experience with us. In addition, unions में भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो they're always there to help and support. And for the last 2 to 3 campaigns, they gathered funding, and उनकी भी funding constraints हैं obviously, जैसे रहे हैं हर sport में. So but they still managed to get a coach from South Africa, Mulder के नाम से, and he was a pretty experienced coach. वो बाहर रग्बी डेवलपमेंट भी करते रहे. He was a South African, and उनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. And he basically was the head coach for Pakistan for the last 2 campaigns. Abhi recently they've changed another coach, and I think hired him for a longer period of time. But usually जो process यहाँ पे campaigns का follow हो रहा था, because of funding constraints, coach आते थे, if it's a 16-week camp, coach would come in the last, जो head coach हैं, जो foreign coach उन्होंने रखे हैं, he would come in the last 4 weeks. तो उस टाइम तक आपके पास 31 प्लेयर्स का, 35 प्लेयर्स का पूल रह गया होता था, which was the cream of the crop at the time जो आपको यहाँ पे है पाकिस्तान में. And that was a mix of maybe 8-9 players from Islamabad, a few from Lahore, a few from other cities,
then a few from Pakistan Army, police service and different civil services, as I said. So uska, it was a mix of players, and usually throughout the year there is a lot of rivalry between teams. But it's interesting to see कि उस time पे how you gel in and how you play as a team. So that 16-week struggle, I think struggle brings people together. So I think जो gelling वगैरह होती थी वो it was because we all suffered together really badly, and वो suffering brings people together. I think this is the sort of camaraderie जो आपको जंग में भी soldiers के साथ नजर आती है, where they spend hard times together, and because of those hard times there's an unbreakable bond that sort of comes up. So in every team, because I think you're suffering together, I think suffering there brings people closer. सो जो आपका रग्बी का पीरियड था उसके अंदर आप देखें, अगर हम देखा जाए तो एक आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, देन कोई इवेंट आ रहा है, बड़ा इवेंट आ रहा है, तो उससे पहले प्रिपरेशन आपका पीरियड चल रहा होता है जिसके अंदर आप कैंप्स चल रहे होते हैं, बाकी सब प्रिपरेशन चल रही होती है। उसके बाद ड्यूरिंग दैट इवेंट सो स्पोर्ट्स इंजरीज आपको डिफरेंट, मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल ट्रेनिंग है तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल की स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें जो ड्यूरिंग द कैंप, वो डिफरेंट लेवल की स्पोर्ट्स इंजरीज होंगी, और जो क्योंकि रग्बी इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल मतलब गेम, Contact sport. मतलब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नॉर्मल स्पोर्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स शायद ना हो। So I think all sports have their injuries. Contact sports में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, mixed martial arts में उससे भी ज़्यादा होती होंगी। अमेरिकन फुटबॉल जो वो हेलमेट्स पहन के जो खेलते हैं, सो उसमें भी होती हैं। सो इन एवरी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट देयर आर इंजरीज, डिफरेंट लेवल की तो इंजरी। रग्बी के अंदर आपको जो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की इंजरी ज़्यादा फेस करनी? So there is छोटे bruises, brushes, वो तो that was normal. When we started off rugby, तो उस टाइम पे फिजियो का या कॉन्सेप्ट जो लेके हमें चलाया गया था by our seniors, जिनसे बहुत सीखा, and अभी भी सीखते हैं, that was कि यार ठीक है, छोटी मोटी just brush it off and move on. So I've seen people, this became pretty common, कि you tackled a person, you got up, आपकी उंगली, you look at your finger and it's not in its right place, you just pull it and it comes back to its right place and you carry on. So we came from a school of hard knocks, जिसको हम कहते थे, just get on with it. So I've seen people जिनका खेलते हुए शोल्डर निकला, उन्होंने अपना शोल्डर वापस चढ़ाया, स्ट्रैप किया, and just go on. So फिर obviously एक इंजरी एक टाइम पे होती है. My basic layman's understanding of an injury, a joint sort of injury is, or a basic injury is कि ठीक है, if you have a joint related injury, आपके जो concerned ligaments हो जाते हैं वो they get weaker. So obviously there is that rehabilitation process जो उसके साथ involved होता है, जिसमें you have to re-strengthen it, fix that in whichever way possible. जिसके you've helped me in a lot of places. I still remember IPRC जो आपका institute है, जिस time पे it opened in Beria. I saw that and I just walked in. One day I had I don't exactly remember first time why I walked in, but I think it was a knee related matter or back related matter, and that helped me tremendously. So that was an eye opener कि ठीक है जी, physiotherapy के sessions भी आप करवा के, there is that option as well, because उससे पहले क्या होता था कि ठीक है यार, घुटना मुड़ गया है, ankle मुड़ गया, sprain हो गया, for example, bandage पहने, टेप बांधे उसके ऊपर और चलें, just play on, take a Brufen if you want to, pre-training, and just get on with it. But then I realized at that particular time कि इस तरह की IPRC की तरह की भी facilities and इस तरह की भी services like your facility provides भी, they're also available. And those options are also there, because उससे पहले traditional physiotherapists जो हम लोगों ने देखे थे, those were different. I found you to be different, because I remember वो YouTube पे जो chiropractor videos होती हैं, and उसमें वो, if you look at them, वो they're doing Mulligan's method, and I think that's what it's called, and they're cracking backs and उस तरह की चीज़ें. So and they have
different kinds of things that they do. उनकी अपनी regimen होती है. तो I was interested in rehabilitation, so उस तरह की videos भी देखते थे. But your particular place was, I remember coming to you once and saying कि ये this is the Mulligan's method, right? And you were like, yeah. And I was like, ये पाकिस्तान में भी आता है किसी को? So I was shocked to see that. So ground play management is different of injuries. You can use you strap a related injury because ठीक है आपने training session करना है, आपने next training session के लिए आना है. पिछले session में if you broke a finger, broken finger is not an injury just पे you can sit outside. It's you just either wear a splint, you use a tape and attach it to the other finger and you just उसको we call it buddy taping. So अगर एक उंगली टूटी है आप उसको दूसरे के साथ you just strap it with that. Double bandage. Exactly. So you double band करें इसको buddy tape करें, you just carry on. Then there are some injuries जो which would take time to heal. उसके अंदर you follow those protocols which are whatever for that injury there are. And then there are concussions and injuries of that nature which I found out in the later end of my career कि वो कितनी problematic हो सकती हैं because rugby में when you go for a tackle or you're involved in that sort of confrontation आपको सर पे knocks लग रहे होते हैं and वो जो cartoons में नज़र आता है कि सर के इर्द-गिर्द वो परिंदे उड़ रहे हैं that's not real but you do if you get a head knock you see those blue dots and then there are different signs of concussions so basically head knocks वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं and there are also there are treatments for those as well to some extent there has been work that's done on that but not a lot especially I don't think Pakistan में भी इतना काम इस पे भी हुआ है so there are things that help that as well CT but later on I mean head injuries are one of those जिसको ground पे कहा जाता था कि सर पे लगी है अच्छा कोई मसला नहीं है ठीक हो चलो उठो let's get back to it. हमारा being your physio मैंने आपको बहुत सी कंडीशंस में देखा है बहुत बुरे बुरे हालात में भी देखा है और जिस तरह हमारे पास स्पेशली बड़े इवेंट्स खेल के जब आप आते थे तो वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं टुटते पजी आते थे हमारे Absolute. और मुझे ये बताइएगा कि हाउ बेनिफिशियल यू फाइंड द फिजियोथेरेपी इज़ और कितना आपको रिहेबिलिटेशन में मदद की फिजियोथेरेपी ने बड़े इवेंट्स के बाद और जब आप बिल्कुल ही आपको लगा कि यार अब मैं वापस नहीं उठ सकता. Sir, I think physiotherapy not just after even events वो तो necessary है. I think वो तो after you come back from an event or a campaign, I think you should take time off, a bit of time off, week, 2 week, month at least. उसमें आप एक्टिव रिकवरी अपनी करते रहें बाकी जिम लाइट वर्कआउट करते रहें सारा कुछ जो नेसेसरी है बट आई थिंक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक यू नो अप टू स्पीड अगेन बिकॉज आप निगल्स इंजरीज तो लेके आते हैं एंड समटाइम्स यू थिंक यहाँ पे बिकॉज जो डॉक्टर्स की इंटरवेंशन होती है आइदर इट्स यू गो टू सर्जन वो कहेगा जी सर्जरी करा लें यू गो टू मेडिकल स्पेशलिस्ट वो कहेंगे जी ये दवाइयाँ ले लें आप ऑर्थोपेडिक के पास मतलब जाएंगे वो भी आपको सर्जरी रेफ़र करेगा स्पोर्ट्स मेरा स्पोर्ट्स सर्जन्स का भी फिर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान में आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्जरीज एज वेल और उसका भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा फिजियोथेरेपी इज़ बेटर इन द सेंस कि इट सीम्स काउंटर इंट्यूटिव जब बंदा आपके पास आता है तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आता है उसको होता है कि ठीक है जी ये मुझे ख़ास मैजिक पिल देंगे और मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा और मैं घर चला जाऊंगा और सबको सही हो जाएगा इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली बट इट्स लाइक इफ़ आई हैव अ शोल्डर इंजरी विच इज़ नॉट माई शोल्डर फॉर एग्जाम्पल आई गेट इंजर्ड टू एक्सप्लेन इट टू इन लेमैन टर्म्स मेरा शोल्डर इंजर हुआ मुझे दर्द है आई डोंट नो टूटा तो नहीं है जॉइंट अपनी जगह पे भी शायद ना हो 19 पीस I don't know what's wrong with it. I go to a physiotherapist. I come to you. You do an assessment. You immediately know कि यार ठीक है from a physical point of view ठीक है आज के साइंस तरक्की कर गई आप डिजिटल वो चेक्स पे जा सकते हैं डायग्नोस्टिक्स पे जा सकते हैं उसकी अपनी एक जगह वो लेके आपके पास आए that's even better.
for you to assess कि इसका ठीक है relevant इलाज के but you would immediately assess कि ठीक है यार क्या प्रॉब्लम है एंड फिज़िकल मैनिपुलेशन चाहिए इस पे ज़रूरत है मैं अपनी कोई इक्विपमेंट यूज़ करूँ जो आपके पास टेक्निकल इक्विपमेंट अवेलेबल है वहाँ पे जो रेज वगैरह के साथ काम किया जाता है इलेक्ट्रोड वगैरह के साथ काम किया जाता है विच वो यूज टू बी वन ऑफ इंटरेस्टिंग वंस आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स then there's a lot of manual work which you used to do in terms of stretching, in terms of bringing that joint back, so manipulating the joints generally and muscle related work because आपको यहाँ पे as I said there are no particular facilities for athlete rehab and physiotherapy and facility like yours especially and the hands-on experience that you have I think it extended my career by maybe 5 years or 4 years easily and still I think कई दफ़ा I'm in a pickle और मुझे पता नहीं होता कि ठीक है क्या किया जाए तो I usually drop by to you उसमें यही होता है कि इनिशियली जो सेशन होता है इट्स फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में वही वाला एज एक्सप्लेन है कि जी मैजिक पिल इट्स नॉट अ मैजिक पिल इट्स अ थिंग जिसमें आप मल्टीपल सेशंस करवाएंगे तो slowly and gradually maybe first session would be 10% beneficial second session would be 20% beneficial maybe you'd have to do 8 sessions 10 sessions 5 sessions depending upon the injury to bring you back totally and then you fixed about 95% 90 above 90% you're good to go and then last 10% obviously you manage jisme you even educate people on the use of KT tape and all that jazz. So आप उस पे भी support करके भेजते थे. So I still remember with some injuries I came back to you. We did our 4-5 sessions. And the end आपने मुझे explain किया कि ठीक है इस पे KT किस तरह लगानी है. And I used to do that and I would be managing my injury. So idea is कि जिस वक्त आप ground पे खड़े होते हो मेरे घर वाले अक्सर ये पूछते रहते थे कि यार तुम हर वक्त जिम में होते हो हर वक्त ये ट्रेनिंग करते रहते हो तुम फिट कैसे सकते होते हो घर में तो तुम हर वक्त तकलीफ में होते हो बट फॉर एन एथलीट यू हैव टू बी फिट ऑन द ग्राउंड हम लोगों के लिए मेन उस टाइम पे एथलीट के लिए कंसर्न ये होती है कि यार जब मैं ग्राउंड में हूँ आई एम 110%. सो आई थिंक फिजियोथेरेपी केटी टेपिंग वगैरह स्ट्रैपिंग एंड दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इनेबल्स यू एंड यू इवन यूज टू टेल अस कि ठीक है जो स्ट्रेच करेंगे तो इस इंजरी के लिए ये वाला स्ट्रेच लाजमी कीजिएगा हिप फ्लेक्सर का अगर इंजरी है तो ये वाला स्ट्रेच लाजमी है before training and after training इसको इस तरह manipulate करना है so you have your there are a lot of things that you bring to the table that extends those careers and I think even after a campaign necessary नहीं है I think throughout an athlete's career I think अगर वो ये चीज़ अपनी life में incorporate रखे regularly physiotherapy कराते रहें like keep a schedule of maybe twice a month going to your physiotherapist or coming to IPRC और 4 times a month आप स्केड्यूल भी अपना रखें कि जी जाना है जस्ट फॉर मेंटेनेंस इट्स नेसेसरी एंड इट्स फिजियोथेरेपी इज़ अंडररेटेड अ लॉट एथलेटिक सर्कल्स में स्पोर्ट्स सर्कल्स में तो चलें यस बट इवन फॉर नॉर्मल पीपल अबव अ सर्टेन एज आई थिंक मेंटेनेंस के लिए पोस्ट सर्जिकल इंजरीज़ के लिए जो आपको इंजरी वगैरह होती है या कोई एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता कोई जॉइंट टूट जाता है उसके बाद फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग यू बैक एंड ब्रिंग थिंग्स बैक टू हाउ दे वर सो आई थिंक रेफरिंग टू IPRC और अ क्लिनिक लाइक योर्स इज़ नेसेसरी आफ्टर एनी इंजरी. देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली अगर स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर है तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं लैक ऑफ वार्म अप की वजह से मतलब आप आए ग्राउंड के अंदर एंड यू डायरेक्टली स्टार्ट द ट्रेनिंग और उसके अंदर आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया होता प्रॉपर मसल प्रोसेस नहीं किया होता. अच्छा रग्बी प्लेयर्स के अंदर अब आप मुझे बताइएगा इफ़ आई एम करेक्ट और नॉट क्योंकि मैं काफ़ी रग्बी प्लेयर्स को रिहेबिलिटेट कर रहा हूँ तो जो रग्बी प्लेयर्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने देखा काफ़ी इशू होता है मतलब कि ठीक है उनके मसल्स बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होती हैं ट्रेनिंग होती है एंड्योरेंस होती है सब चीज़ें होती हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो जॉइंट की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि रग्बी के अंदर आपको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए
और ये चीज़ें मेरे ख्याल से हम लोग लैक कर रहे हैं अरबी ट्रेस के अंदर. Sir, that's something that's lacking. That's something we learned the hard way. Injuries के बाद we learned. That's something even as you progress with age, you even needed more mobility work. You even need more. So stretching भी and जो आपका सारा का सारा एक training schedule होता है या training routine होती है, that has to be structured in a way कि alright, you start with a light jog के बाद you do a dynamic stretch. उसके बाद maybe you do a light static stretch, and then you slowly and gradually build towards full pace training, and end maybe the cool down is very important. इसके अलावा I'll just give you a brief example of मतलब ice baths वगैरह stuff like that, infrared therapies, ये सारी चीज़ें मतलब help करती हैं. So stretching and mobility is very important. आपकी आधी injuries वही कम कर देता है. And rugby players में I think it's because you develop a lot of muscle. एक concept एक certain time पे होता था कि जी muscle बहुत सारा develop कर लो, बहुत ज़्यादा size होगा, बंदा जितना बड़ा है उतना ही आप strong हो in every way. But that's not the case. I think the connecting muscles, जो आपके connecting ligaments हैं, जो आपके tendons हैं, those have to be strengthened as well. So gym work can't just be lifting weights. या कि जी मेरा बेंच इतना ज़्यादा है और मेरा बेंच प्रेस में इतना कर लेता हूँ वेट, या मैं स्क्वाट पे इतना उठा लेता हूँ, या मैं डेडलिफ्ट इतना कर लेता हूँ वेट. Those aren't your parameters in rugby or any sport. I remember reading a study where they said कि we limit our athletes in terms of deadlifts, कि deadlifts वो एक certain weight से ऊपर करें ही ना. And पाकिस्तान में I've seen कि जब तक एक रग्बी प्लेयर जी 200 किलो का डेडलिफ्ट नहीं मारेगा वो he's not strong enough. जो कंपटीशन में है जिस आप लोग हैं, चलो ठीक है आप लोग को डेडलिफ्ट कर, लेकिन डेडलिफ्ट इतनी रिस्की एक्सरसाइज है फॉर द नॉर्मल वन, जो कि नॉर्मल जिम में लड़के कर रहे होते हैं और जोश में आगे दूसरे कंपटीशन कर देते हैं डेडलिफ्ट के ऊपर. क्योंकि हमने इतने जिम के लड़कों को देखा है जिन्होंने अपनी जो डिस्क स्लिप्स हुई हैं, जिनकी डिस्क प्रोट्रूजन्स हुई हैं, डिस्क हर्निएशंस हुई हैं सिर्फ डेडलिफ्ट की वजह से. सो ये इतने रिस्क है क्योंकि कंपटीशन के लिए जा रहा है या फिर कोई प्रोफेशनल है वो तो ठीक है, उसकी समझ लगती है कि डेडलिफ्ट. सर वो होता है ईगो लिफ्टिंग. we call it ego lifting. एग्जैक्टली. आप बेसिकली जिम में गए हो, आप बड़े साइज के बंदे हो, आप छोटे साइज के बंदे को देखते हो या कोई इस तरह का बंदा, एनी पर्सन यू लुक एट हिम, वो आप कहते हो यार बड़ा वेट उठा रहा है, मैंने भी उठाना है. सो वो आप अगर इफ़ यू कैन लिफ्ट 20 kgs ऑन अ डेड लिफ्ट और 100 kgs, आप कहते हो यार वो 300 उठा रहा है तो मैं भी 200 डाल के देखता हूँ क्या होता है, बेल्ट पहन लेता हूँ and I'll try to lift 200 as well. So that's called ego lifting, and I highly do. I'm not an advocate of that. I've been मैं अक्सर जिम में गया हूँ और होता है कि लोग आपको देख के मतलब आप एक सर्टन वेट किसी मशीन पे लिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन रीज़न, या यू बिकॉज यू बीन डूइंग इट फॉर 10-15 years, एंड वो आपके साथ आके आपको देख के तो वो डबल वेट उठाना शुरू कर देंगे एंड साइज में भी हाफ होंगे, एंड यू कैन एंड दे कैन डू दैट, बट द एम इज़ नॉट दैट. इट्स मे बी I still remember हमारे कोच हैं, कोच है तशाम करीम, जो 15 फाइट फोर्सेस को उनके हेड कोच हैं, इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स. आई स्टिल रिमेंबर हिम हैंडिंग मी ओवर 2 kg केटलबेल. मेरे जिम में मतलब ये केटलबेल पड़ा हुआ जो कि 24 किलो का है, एंड मैं इसके साथ मतलब आई बीन डूइंग एक्सरसाइजेज, एंड ही गेव मी अ 2 kg केटलबेल एंड ही सेड कि यार ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइज करो. इट वाज अ पर्टिकुलर मूवमेंट जो आपने करनी थी, इट्स कॉल्ड टर्किश गेटअप. सो उन्होंने कहा कि यार ये एक्सरसाइज करो एंड उसका सिर्फ बेसिक वर्जन करो. सो आई वाज लाइक कोच ये तो 2 किलो है. कहते हैं इसको हम ग्रेनेड कहते हैं. वी कॉल इट अ ग्रेनेड, यू नो, बिकॉज जो सबसे छोटा होता है वही सबसे ज़्यादा धमाका करता है. Yeah, so that was he is very interesting with what he says, but and that rang true. After about 2 minutes of that workout, वो 2 kg kettlebell real मेरे लिए भारी पड़ गया. So then we sometimes even have to reduce weight, you know. So it's yeah. So weight ego lifting पे नहीं जाना. Weights aren't everything. Weightlifting के अलावा there are a lot of things जो plyometrics होता है, calisthenics होता है. There are other types of stretching workouts that you must incorporate. Body lift, body weight exercises different किस्म की हैं.
जो बहुत नेसेसरी हैं आपके फंक्शनैलिटी के लिए। हमारा भाई वाइंड अप करते हैं। लास्ट में मुझे काइंडली ये बताइएगा कि रग्बी के अंदर, अगर हम रग्बी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा फिजियो है वो किस हद तक प्रोफेशनल्स हैं और हम उसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, और फिजियो को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मज़ीद रग्बी के अंदर, और जिससे स्पोर्ट्स इंजरीज को मज़ीद प्रिवेंट किया जा सके और चीज़ों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को फास्ट अप किया जा सके। Sir, I think it's critical. I think this is one thing that I also kept on. I was an advocate of because मैं मेरा आपके साथ experience था, and जो हमारे वहाँ पे physios होते थे, because of financial constraints, maybe they were good at their level. They understood specific injuries. They understood what they knew to some extent. But obviously, because of the funding, sometimes you know. Sometimes there is a restriction because of funding maybe, or in terms of education, or in terms of understanding. But I think physio या एक player को you can extend a player's career by 200% अगर आपके साथ टीम के साथ एक अच्छा फिजियो अटैच्ड है, बिकॉज यहाँ पे माइंडसेट होता है एक इंजरी हुई है, पट्टी बांधें, वापस भेजें इसको अंदर, हमें ग्राउंड के अंदर से ये बंदा वापस फ़ौरन, ये रग्बी कॉन्सेप्ट होता था. बट समटाइम्स दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. शायद आप उस बंदे को उस टाइम पे ब्रेक दे दें, फिजियो के हवाले कर दें फॉर अ वीक, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर कंडीशन में मिलेगा आफ्टर अ वीक. So sometimes you have to hold on to the reins of the horse, and I think a good physiotherapist can do wonders. And I think जो current state है that can be improved drastically. I think there are things that की जा सकती हैं in terms of their education, in terms of general awareness, जो सिखाई जा सकती हैं, जो implement की जा सकती हैं. There's a lot that can be done in Pakistan rugby for its improvement, and I think efforts की जा रही हैं उसके ऊपर to some extent. Some of that can be fixed with funding, some of that can be just fixed with the effort in general. But I think there's a lot to be done in this department, in all sports, and it's just not rugby only. I think the horizon for a good physiotherapist or a good chiropractor or a good rehabilitation expert, Pakistan में उसका बहुत ज़्यादा scope है, and there aren't a lot of good ones. So my experience has been good with some, hasn't been really good with it a lot. But ये है कि whenever I came back home, मेरा ये था कि IPRC विज़िट करते हैं, डॉक्टर अलीम साहब के पास जाते हैं, उनको करंट स्टेट दिखाते हैं, देखते हैं where I take things from there. So that used to be one of my starting points after every injury, at least, if not the only one, because physiotherapy is one aspect. There were others as well, but physiotherapy plays a critical role. So analysis perspective say, and how should I structure my recovery? It depends. Aapka diagnosis used to be really helpful in terms of how I should structure my rehabilitation work. So I think it plays a key part and it's critical. And I think in all sports, a good physiotherapist should be there, attached to every team, every good facility. Every gym should have one. I think ये टाइम पे फाइट फोर्ट्रेस जो जिम है इस्लामाबाद में, उसके अंदर एक डॉक्टर साहब होते थे जो ही वाज अ ट्रेनी, नाउ ही इज समवेयर अब्रॉड, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं फर्दर अपनी, एंड ही जस्ट यूज्ड टू स्पेंड टाइम देयर विद द फाइटर्स. वो उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करते थे, एंड उन्होंने सिखाया भी बहुत लोगों को, एंड उन्होंने ठीक भी बहुत लोगों को किया उधर फ्लोर पे, एंड एडवाइस भी किया चीज़ों पे. So I think it's a critical thing that should be taken very seriously for all sports teams that are, or organizations that are working in Pakistan. And I think you'd be able to advise a lot of organizations on a lot of things. So I think they should consult you. Thank you, Madhuri. Thank you so much for giving your precious time, and that means a lot for us. And thank you so much. Thank you so much for having me on board, G. It was very
It's been a pleasure always speaking to you and having these conversations, and you've helped me a lot in my career. And अभी भी करते हैं, and अभी भी जब भी हमें हम लोग कोई भी इंजरी होती है या मुझसे कोई पूछता भी है तो हम लोग उनको at least in this gym I referred them to IPRC Edutainment because I know I trust that treatment. I know कि वहाँ पे उनके साथ जो भी किया जाएगा वो it will be beneficial for them. So I think for all the viewers out there, I think Dr. Leem and IPRC and his services are exceptional in terms of physiotherapy, in terms of rehabilitation. If you're a sportsman, athlete, if you've gone through any injury, be it an accident on the road, if on a bike, आपकी कोई joint वगैरह टूटा है, manipulate हुआ है, कोई surgical चीज़ करनी पड़ी है doctors को, I think उसके बाद you must consult a good physiotherapist, and I think there is not a better one that exists currently here in Islamabad Pindi area at least than Dr. Leem. So please इनकी contact details वो वगैरह मौजूद होंगे I'm sure with this podcast and with this video. So I think just go there and definitely check him out. He'll definitely he can help you out in a lot of places. So thank you for having me on board, sir, and having this conversation. So much, my boy. Thank you. It's a pleasure. So guys, this was our first podcast and I hope कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद पॉडकास्ट और लोगों की लाइफ स्टोरीज़ और रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर। उसके अलावा आजकल जो डेली हमारी लाइफ है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हम लोग गुजार रहे हैं, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए हम लाते रहेंगे। सो कीप फॉलोइंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।